ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो चैप्टर का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसको आपने ध्यान से सुनना है। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो होता है वो दो तरह की बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। लेकिन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जाने से पहले आपको मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इंट्रोडक्शन ये है कि जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो मेहता सर है, चाहे आप हैं, चाहे आपके फादर हैं, मदर हैं, वो बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस करते क्यों? वाई वी डू द बिजनेस? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि हम प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहते हैं। वी वांट टू अर्न प्रॉफिट, इनकम। लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं तो हम उसका एक्चुअल प्रॉफिट जानना चाहते हैं कि हमें एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है, एक्चुअल इनकम कितनी हुई है। तो एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस को जानने के लिए हमारे पास अकाउंटिंग की जाती है, और अकाउंटिंग को करने के लिए चैप्टर का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पहले मैं आपको बता दूं कि एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होगा और एक एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होगा। तो ये दो वर्ड पहले आप देख लें, फिर मैं अपने इसके ऊपर लेक्चर स्टार्ट करूंगा। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी कि हर आदमी बिजनेस करना चाहता है और बिजनेस में अकाउंटिंग होती है। तो अकाउंटिंग में हम एंट्रीज भी बनाते हैं, लेजर पोस्टिंग भी करते हैं, फाइनल अकाउंट भी करते हैं, सब करते हैं, राइट। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो अकाउंटिंग है, जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, वो कितनी तरह की होती है। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पहले आप जान लें, एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है और एक एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है जब हमें कैश रिसीव हो जाता है या कैश हम पेड कर देते हैं तो उसको हम कैश बेसिस अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे हमने कोई चीज परचेज करी 2 लाख रुपए की और साथ के साथ 2 लाख रुपए दे दिए, तो उसको बोलते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग। जब वो एक्चुअल में रिसीव हो जाता है या पे कर दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने एक्स को 2 लाख रुपए की सेल करी, तो कैश बेसिस अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अगर मैं एक्स को 2 लाख रुपए की सेल कर रहा हूं तो वो 2 लाख रुपए की सेल उस दिन रिकॉर्ड होगी जिस दिन, राइट, समझ रहे हैं, जिस दिन वो हमें पैसा मिल जाएगा। व्हेन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स, जिस दिन हम क्रेडिट सेल करेंगे उस दिन नहीं मिलेगी। अगर हम जनवरी में सेल कर रहे हैं, 2 लाख की मैंने सेल कर दी मिस्टर एक्स को, तो वो एंट्री जनवरी में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। वो एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, आपका कब रिकॉर्ड की जाएगी? जब पैसा मिलेगा। और मान लीजिए पैसा मिल रहा है फेब में, तो इसको कहते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस अकाउंट इसी तरह से, अगर मैंने किसी व्यक्ति को दिसंबर की सैलरी देनी है और मैंने उसको दिसंबर की सैलरी पे नहीं करी है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा कैश बेसिस अकाउंटिंग में। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर वो सैलरी उस दिन रिकॉर्ड होगी जिस दिन मैं पे करूंगा। फॉर एग्जांपल कि वाई को मैंने 20,000 रुपए सैलरी देनी है दिसंबर के महीने की, लेकिन मैं उसको दिसंबर के महीने की सैलरी नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैंने वो जो सैलरी है उसको जनवरी में पे करी है, तो वो रिकॉर्ड किस दिन होगी? जब वो मैं जनवरी में उसको पे करूंगा। तो शॉर्टकट में कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब है कि ट्रांजैक्शन को उस दिन दिखाना है आपने जिस दिन वो पेड हो जाएगा एक्चुअल में, या जिस दिन वो रिसीव हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो अब हम इसको देखते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन। तो बेसिस क्या होता है अकाउंटिंग का? either profit earned or loss, जैसे मैंने आपको बताया है, incurred by a business at the end of each accounting period there are 2 bases। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस को निकालने की 2 तरह की अकाउंटिंग है। वो कौन सी 2 है? नंबर 1 कैश बेसिस अकाउंटिंग, नंबर 2 एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। तो ये आप ध्यान रखें, कैश बेसिस एंड एक्रूअल। एक्रूअल अभी मुझे आपको बताना है, कैश बेसिस मैं आपको बता चुका हूं। तो नंबर 1 कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड।
That is the important line when cash is received or paid. Right? जब कैश आ जाए या कैश हम पे कर दें. अब मैंने इसमें दो टॉपिक लिए पहले यहाँ पर. रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड. आप सेल कर रहे हैं, आपने क्रेडिट सेल करी है, तो क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. क्रेडिट सेल को उस दिन रिकॉर्ड करेंगे जब पैसा आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट. Goods are sold on credit will be recorded only when sale proceeds are received. तो यहाँ पे हमने जो पॉइंट लिया है वो रेवेन्यू का लिया, और रेवेन्यू में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. दैट इज दैट अमाउंट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये वो अमाउंट होता है जो आपको गुड्स से बेच कर आता है, जिसको आप सेल्स कह सकते हैं. सेकंड पॉइंट, एक्सपेंसेस. Expenses are recorded when cash is paid. Right? ऊपर था when cash is received. Cash is paid for them. For example, if salary for the month of December paid in January, then it will be recorded in Jan. Right, student? स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जो कैश बेसिस अकाउंटिंग है उसमें सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शंस आएंगे और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगे उनको हम इग्नोर कर देंगे. ये मतलब हुआ. तो हमारा सी पॉइंट उसी के ऊपर है. सो अंडर द कैश बेसिस अकाउंटिंग ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर इग्नोर. इसका मतलब उस टाइम के लिए जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे टिल द कैश इज रिसीव्ड और पेड. जब तक कि उसमें कैश या तो मिल नहीं जाता या पे नहीं कर दिया जाता. अदरवाइज हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को नहीं रिकॉर्ड करेंगे. मैं दोबारा बता दूं कि अगर मैंने दिसंबर में सेल करी है 2 लाख की और उसका मुझे पैसा नहीं आया तो मैं उसको दिसंबर में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, उसको मैं जनवरी में रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि उसका पैसा मुझे जनवरी में आ रहा है या फेब में आ रहा है. ये चीज आपने ध्यान रखनी है जब तक कि उससे पैसा ना आ जाए. और कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है कि आपने 2 लाख की सेल करी दिसंबर में, उसको रिकॉर्ड कर दो क्योंकि साथ के साथ ही पैसा आ गया आपके पास. Profit or loss for an accounting period is calculated as the difference between the actual cash is received. जो actual cash आ गया आपके पास और in this the difference between the actual cash received in respect of the sale of goods or services and other income over actual payment in respect of total expenses. जो आपने टोटल एक्सपेंसेस के लिए पे कर रहे हैं, जो आपने एक्चुअल पे कर दिया है वो लेंगे और जो आपको एक्चुअल रिसीव हो गया उसी को लेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम एक्रूड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. दीज आर द 4 टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. Outstanding expenses, that expenses which had not been paid. फॉर एग्जाम्पल, मुझे दिसंबर की किसी को सैलरी देनी है और मैंने दिसंबर की सैलरी नहीं पे करी है और दिसंबर में हमारा साल एंड हो रहा है, तो जो दिसंबर की मैंने सैलरी नहीं दी है वो मेरे ऊपर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड. एंड सेकंड पॉइंट इज द प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. आपने जनवरी का रेंट दिसंबर में ही पे कर दिया, फेब का रेंट दिसंबर में ही पे कर दिया, तो जो आपने एडवांस कर दिया, ड्यू नहीं हुआ है लेकिन आपने एडवांस में पे कर दिया, उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंगे, वो भी नहीं लेंगे. इनकम एक्रूड, इनकम एक्रूड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. And third term is the income accrued. Income accrued means income earned but not received. Income earned but not received. मान लीजिए कि मैथसन ने अपने स्टूडेंट को पढ़ा दिया बट फीस नॉट रिसीव्ड. मैथसन ने फीस रिसीव नहीं की तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम एक्रूड हो जाएगा. आपके पापा ने मान लीजिए किसी को कपड़े सिलाई करके दे दिए और उसकी सिलाई के पैसे नहीं लिए तो इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड. नेक्स्ट पॉइंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. आपने किसी से एडवांस पैसा ले लिया लेकिन आपने काम नहीं किया. फॉर एग्जांपल, एक कारपेंटर है, कारपेंटर ने चेयर बनाने के लिए किसी मिस्टर एक्स से एडवांस ले लिए 3000 रुपए चेयर बनाने के लिए, लेकिन काम नहीं किया तो लायबिलिटी हो गई उसके ऊपर. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. जो आप इनकम पहले ले लिया, अर्न नहीं किया. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है इनकम
received but not earned are not considered under cash basis of accounting. इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। इन चार टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें से दो टर्म्स मैंने आपके सामने रखी है, उनको ध्यान से देखें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेफर टू द एक्सपेंसेस विच हैव बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। जो ड्यू हो चुके हैं, ड्यू फॉर पेमेंट देनी है ड्यूरिंग द ईयर बट हैव नॉट बीन पेड। पेमेंट इज ड्यू, बिकम ड्यू बट नॉट पेड। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि मैंने किसी को दिसंबर की सैलरी देनी है लेकिन जनवरी आ गया, तो जनवरी में वो मेरे पास ड्यू हो गया। राइट स्टूडेंट? प्रीपेड एक्सपेंसेस, prepaid expenses refer to the expenses which has been paid in advance, which has been, जिसको हमने पहले ही दे दिया। that is they are not yet due but paid। ड्यू नहीं हुआ है लेकिन आपने पहले ही दे दिया। राइट फ्रेंड? देयर आर नाउ टू न्यू टॉपिक्स जिसको आप कह सकते हैं एक्रूड इनकम एंड अर्नड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब है इट रेफर टू एन इनकम व्हिच हैज बीन अर्न्ड, जिसको आपने अर्न कर लिया है लेकिन आपने रिसीव नहीं किया है। फॉर एग्जांपल कि मेहता सर ने बच्चों को पढ़ा दिया बट फीस हैज नॉट बीन रिसीव्ड, refers to an income which has been earned during the accounting period but has not yet received। तो एक बार मैं अपना एग्जांपल दोबारा बता दूं कि मेहता सर ने स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया, ठीक है, स्टूडेंट हैज बीन टॉट, मैंने आपको पढ़ाया बट फीस हैज नॉट बीन रिसीव्ड, तो ये मेरी एसेट बन गई, करंट एसेट्स। अनअर्न्ड इनकम इट रेफर्स टू एन इनकम व्हिच हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस, जिसको आपने एडवांस में ले लिया। जैसे अभी अभी मैंने आपको अपना एग्जांपल पलट दें कि मैंने स्टूडेंट से फीस ले ली लेकिन अभी उनको पढ़ाना शुरू नहीं किया, तो इसका मतलब वो कौन सी इनकम हो जाएगी? अनअर्न्ड इनकम हो जाएगी कि मैंने आपसे एडवांस ले लिया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अनअर्न्ड इनकम मीन अर्न्ड नहीं किया लेकिन रिसीव्ड इन एडवांस, दैट बिकम लायबिलिटी। अब आता है हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में क्या होता है और कैश बेसिस अकाउंटिंग आप सीख चुके हैं। कैश बेसिस में ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब उसमें कैश रिसीव होगा या पे होगा, जो आपने डिटेल में डिस्कस कर लिया मेरे से। एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में क्या होता है, दोनों चीजों को दिया जाता है। जब कैश बेसिस अकाउंटिंग वाला रूल भी अप्लाई होता है और क्रेडिट वाला भी। कहने का मतलब है कि जिस तारीख को आपने कैश सेल करी है वो भी रिकॉर्ड होगा, और एक्रूवल का मतलब यह है कि अगर मैंने किसी को दिसंबर में सेल करी है या मान लीजिए मार्च में सेल करी है लेकिन उसका मुझे पैसा मिल रहा है अप्रैल में, मई में, लेकिन मैंने क्रेडिट सेल मार्च में करी है, तो वो रिकॉर्ड मार्च में ही हो जाएगी, अप्रैल या मई में नहीं होगी जिस तारीख को पैसे मिले हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि यू आर माई स्टूडेंट, और अगर आप इंस्टीट्यूट में आते हैं पढ़ने के लिए तो आप मेरे स्टूडेंट उसी दिन से बन जाएंगे जिस दिन आप पढ़ने आए हैं, ना कि उस दिन से जिस दिन आप मुझे फीस पे करेंगे। इसी टाइप से अगर आपके पापा ने 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख रुपए की सेल कर दी है नवंबर में, तो पैसा नहीं मिला, दैट बिकम क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल आप उसी दिन रिकॉर्ड कर देंगे। एक्रूवल का मतलब है उसी दिन रिकॉर्ड कर देंगे जिस तारीख को वो आपकी सेल हुई है, ना कि उस तारीख को जिस तारीख को आपको पैसा मिला है। राइट? एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग, अकॉर्डिंग टू एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे बिकम ड्यू rather than, ना कि बल्कि उस दिन, whether, right, rather than they are recorded or received or paid। तो इस चीज को ध्यान रखें, rather than they are received or paid, ये नहीं कि जिस तारीख को रिसीव होगा या पे होगा, उसी तारीख को, जिस तारीख को आपने वो ट्रांजैक्शन किया है उसी तारीख को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक प्लेस। मैं अपना एग्जांपल दोबारा दे दूं कि अगर मैंने किसी को आज सेल करी है
तो मैं उसको आज ही रिकॉर्ड कर लूंगा, चाहे मुझे उसका पैसा मिला है या नहीं मिला, राइट। स्टूडेंट इसमें रिवेन्यू उस डेट को रिकॉर्ड होगा। रिवेन्यू का मतलब है सेल, जिस तारीख को आपने सेल कर दिया है, ना कि उस तारीख को जिस तारीख को आपको अमाउंट मिलेगा। ये चीज ध्यान रखें। रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड। वर्ड्स को ध्यान देना है आपने। व्हेन सेल्स आर मेड, जिस तारीख को आपने सेल कर दी है, क्रेडिट सेल कर दी है जिस तारीख को, कैश सेल नहीं, क्रेडिट सेल, are rendered irrespective of the fact cash is received or not। चाहे आपको कैश मिला है और नहीं मिला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जिस तारीख को आपने सेल कर दिया उसी तारीख को वो रिकॉर्ड हो जाएगा। एग्जांपल ध्यान से देखें। इफ ए फर्म हैज सोल्ड गुड्स ऑन 20 जून 2018 on 3 months credit sale, 3 months credit sale, then sale must be recorded. Sale must be recorded on 20th June. Although the amount will be received in September. आपको पेमेंट 3 महीने के बाद होगी, 3 महीने के बाद रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप एक्रूवल बेसिस में उस डेट को ही रिकॉर्ड कर लेंगे जिस तारीख को आपने क्रेडिट सेल भेज दिया। नेक्स्ट, similarly expenses are recorded in the period in which they have become due। expenses भी उसी डेट पे रिकॉर्ड कर लेंगे जिस डेट को वो हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी गाड़ी ठीक करवाई मैकेनिक से और उसमें 4000 रुपए लग गए, लेकिन आप गाड़ी लेकर आगे मैकेनिक को पैसे नहीं दिए, तो आपने अपने अकाउंट्स की बुक्स में वो एक्सपेंसेस उसी दिन रिकॉर्ड हो जाएगा जिस तारीख को आपने वो गाड़ी ठीक करवाई है। आप उस डेट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जिस डेट को आपने पैसा पे किया है, जिस तारीख को एक्सपेंसेस ड्यू हो गए हैं, rather than in the period in which they are paid। उस तारीख को नहीं होगा जिस तारीख को आप पे करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, जो भी हमने क्लियर भी कर दिया है, अनअर्न्ड इनकम आर एडजस्टेड। यहाँ पे ये एडजस्टेड किए जाएंगे, राइट, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये एडजस्टेड किए जाएंगे, इस चीज को ये ध्यान रखा। जबकि हमने कैश बेसिस अकाउंटिंग में इसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। आप 12th में जाकर पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनीज पे जो कानून लगता है वो 2013 का लगता है, कंपनीज एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट लगता है 1932। कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, ये जो है ये एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करती हैं, ये कैश बेसिस नहीं करती हैं। वो जो कैश बेसिस होते हैं वो छोटी छोटी दुकानें हो गई, या जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका मोटिव प्रॉफिट होता है और वो एक्चुअल प्रॉफिट जानना चाहते हैं, इसलिए वो कैश बेसिस को फॉलो नहीं करते, दे फॉलो एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इस टॉपिक में देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस कैसे हैं। डिफरेंसेस तो वैसे आपको पता चल गए होंगे कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस में, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे आपको पता ही है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आएंगे जिस तारीख को कैश मिला है या जिस तारीख को आपने पे करा है, और एक्रूवल बेसिस में सारे के सारे आ जाते हैं, चाहे आपने पैसा आपको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। कैश ट्रांजेक्शन भी आ जाते हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी आ जाते हैं। तो जो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस है वो आपको एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से मिल जाता है, और कैश बेसिस अकाउंटिंग में आपको एक्चुअल प्रॉफिट नहीं पता चलता है। और जो कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है वो छोटे बिजनेस के लिए होती है, जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल के लिए आप कह सकते हैं, वो कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है। लेकिन जो एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग होती है वो बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं उनके लिए आपका एक्रूवल होता है, क्योंकि वहाँ कैश बेसिस ट्रांजेक्शन भी होते हैं और क्रेडिट बेसिस ट्रांजेक्शन भी होते हैं। ज्यादा नॉलेज की जो जरूरत होती है वो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में होती है। किसमें होती है? एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। कम टेक्निकल नॉलेज होती है कैश बेसिस, क्योंकि कैश बेसिस में सारे ट्रांजेक्शन कैश वाले होते हैं।
उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, लेकिन एक्रूवल में आउटस्टैंडिंग भी होती है और प्रीपेड वगैरह भी होते हैं, वो सारे पॉइंट आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे हमने बेस ले लिए हैं, ये कैश बेसिस है, ये एक्रूवल बेसिस है। सबसे पहली बात है बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग, इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होते हैं, इसमें कैश एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। Recording of income and expenses, only those incomes are recorded which they are received in cash, चाहे तो कैश मिला है या पे करा है, इसमें आउटस्टैंडिंग वाले नहीं आएंगे। इसमें लिखा हुआ है all income and expenses which are related to the accounting period which are recorded, इसमें आउटस्टैंडिंग वाले भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड, द बेसिस इग्नोर, इसमें नहीं आएंगे, इसमें आएंगे। टेक्निकल नॉलेज ज्यादा किसमें होती है, कैश बेसिस में टेक्निकल नॉलेज की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज, इसमें ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जो हम आगे जाकर फाइनल अकाउंट में सीखेंगे। ये फाइनल अकाउंट में जब हम करते हैं तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप लिखना चाहें तो फाइनल अकाउंट आएंगे, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आता है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। एसेंटेनमेंट ऑफ द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, करेक्ट प्रॉफिट कहां से पता चलता है, करेक्ट प्रॉफिट कैश बेसिस से बिल्कुल नहीं पता चलता है। दिस बेसिस डज नॉट एसेंटेन करेक्ट प्रॉफिट, ये करेक्ट प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल नहीं बताता है क्योंकि इसमें जो आउटस्टैंडिंग वाले जो पॉइंट होते हैं, जो ड्यू वाले पॉइंट होते हैं, जो क्रेडिट सेल होते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। दिस बेसिस एसेंटेनिंग द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि इसमें आपके क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी आते हैं और कैश बेसिस ट्रांजैक्शन भी आते हैं। सूटेबिलिटी कहाँ रहेगी, किसके लिए सूटेबल रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, दिस सिस्टम इज सूटेबल ओनली फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, जैसे कि स्कूल्स, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, स्कूल, कॉलेजेस एंड प्रोफेशनल लाइक सीए, वकील, जो लॉयर होते हैं, उनके लिए कैश बेसिस अकाउंटिंग है। दिस सिस्टम इज सूटेबल फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस, ये बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए चलता है क्योंकि इनके दोनों बेसिस ट्रांजैक्शन आते हैं, कैश बेसिस भी और क्रेडिट बेसिस भी। राइट स्टूडेंट, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like and share my channel.